नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो अपने जो आपको पता है कि फोर्थ ग्रेड की सीरीज चला रखी है अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज जो अपने करने जा रहे हैं उसके माध्यम से वो करने जा रहे हैं कछवाहा राजवंश। इससे पहले अपने प्रतिहार चौहान और मेवाड़ का जो राजवंश है वो कर चुके हैं। आज जो अपने सीरीज चालू करेंगे वो है कछवाहा राजवंश। 2 या 3 क्लास के अंदर अपने पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में अपने करेंगे मारवाड़, मारवाड़ के बाद में अपने बीकानेर, बीकानेर के बाद में जो करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का और काम है। उसके बाद में अपने क्या है प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्या और चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। और आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है, तो आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है आगे आगे जो है। तो याद रखना कि जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही थी, आज से वो रेगुलर हो जाएगी। और अभी आपके कुछ ही समय के अंदर आपको मिलने वाली है ज्योग्राफी की क्लास। और नए जिलों के अनुसार मिलेगी। ये सभी भर्तियों से संबंधित वो क्लास रहेगी। वो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो वाली क्लास के अंदर वो चलेगी। मतलब कहने का मतलब किसी भी भर्ती के जो परीक्षार्थी है वो उसके अंदर क्या है अपनी क्लास लगा सकते हैं। तो अपने जो ये वाली सीरीज चल रही है वो फोर्थ ग्रेड के लिए चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि सभी विषयों की क्लासेस चल रही है। लगभग विषय क्या है डाल दिए गए हैं, सभी बिंदु डाल दिए गए हैं। जो बिंदु नहीं डाले गए हैं वो अभी यहाँ पे चल रहे हैं। और आगे जो होगा अपना टारगेट वो रहेगा फोर्थ ग्रेड की प्रश्नोत्तरी। तो उससे पहले अपने कर लेते हैं ये डिटेल्ड क्लासें। और उसके अंतर्गत आज जो अपने करेंगे वो कछवाहा राजवंश करेंगे। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि इस चैनल पर जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के अंदर शेयर कीजिए। आज जो रहेगा अपना कछवाहा राजवंश रहेगा। और अपने जो ये सीरीज चल रही है ये फोर्थ ग्रेड को लेकर चल रही है। तो अपना एग्जाम नजदीक आ रहा है दिन ब दिन। तो अपने जल्दी से जल्दी क्या है सिलेबस करने का प्रयास करते हैं। उसके अंदर आपका साथ चाहिए। तो क्लास में बने रहिए, अंत तक देखनी है क्लास। और अपना जो आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कौन सा, राजस्थान के अंदर कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश की बात कर ले, कछवाहा राजवंश की बात कर लें तो ये जिस क्षेत्र के अंदर निवास करते थे वो जो क्षेत्र है वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया था, आमेर क्षेत्र कहलाया था। क्या कहलाया था, आमेर क्षेत्र कहलाया था। वो क्षेत्र जो है क्या कहलाया था, जयपुर वाला क्षेत्र कहलाया था। क्या कहलाया था, जयपुर वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र। कहते हैं कि ढूंढ नदी के इर्द गिर्द का क्षेत्र जहां पर बसे हुए थे उस क्षेत्र को क्या बोला गया, ढूंढाड़ क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया, ढूंढाड़ क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर जो सिक्के चलते थे, कौन से सिक्के जो चलते थे वो कौन से चलते थे, झाड़शाही सिक्के चलते थे। कौन से चलते थे, झाड़शाही सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के चलते थे, झाड़शाही सिक्के चलते थे। मुगल प्रभाव के कारण यहाँ पर ये सिक्के चलाए गए थे। मुगल शैली के अंतर्गत ये सिक्के चलाए गए थे। अब बढ़ते हैं अपने आगे और अपने जो शुभारंभ करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं आज के कछवाहा राजवंश का। बने रहिए, अंत तक इस क्लास को देखिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके कछवाहा राजवंश से अगर प्रश्न आएगा तो। देखिए अपना जो रहेगा आज का कछुआ राजवंश, उसके अंदर अपने टारगेट करेंगे कि ये जो क्लास है कि टारगेट क्या की गई है, एक शब्द लिखा हुआ कि ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, इनको टारगेट करेगा। तो याद रखना इनमें से संबंधित ज्यादा प्रश्न डालने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लेते हैं कि ये किसकी संतान थे, खुद को किसकी संतान मानते थे। जयपुर वाले है ना, जयपुर के राजवंश वाले, कछवाहा राजवंश जो है आमेर वाले, उनकी मैं बात करूं तो ये जो लोग थे ये स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते थे। अरे किसका वंशज मानते थे, ये तो किसका वंशज मानते थे स्वयं को, तो याद रखना ये स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते थे। स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे,
कुश का वंशज मानते थे, तो याद रखना ये वाली लाइन कि कुश की संतान मानते थे, तो याद रखना कुश की संतान मानते थे स्वयं को। और इनकी बात कर लें, इनका जो प्रारंभ में क्या था, झंडा जो था, इनका जो प्रारंभ में झंडा जो था, इनका झंडा जो था वो कैसा था, सफेद था। कैसा था, सफेद था। इनका जो झंडा था वो प्रारंभ में सफेद था। कहते हैं मिर्जा राजा मान सिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ था इस वंश के अंदर, जो कि बड़ा पराक्रमी राजा था, जो कि अकबर के दरबार में था। वो जो व्यक्ति था उसने काबुल को जीता। किसे जीता था, काबुल को जीता था। जब इस काबुल को जीता था, इस काबुल को जब उसने जीता था, तो देखना क्या हुआ कि ये जो इनका व्हाइट झंडा था, व्हाइट फ्लैग था, ये सफेद जो झंडा था, इसको क्या कर दिया उन्होंने, पंचरंगा कर दिया था। क्या कर दिया था, पंचरंगा। पंचरंगा किसने कर दिया साहब, मिर्जा राजा मान सिंह ने। किसने कर दिया था, मिर्जा राजा। और इन 5 रंगों में जो रंग थे वो तो था आपका कौन सा, एक कौन सा था आपका, एक तो था आपका ब्लू। कौन सा था, ब्लू यानी कि नीला। और एक था आपका येलो, येलो यानी कि आपका पीला। एक रेड था यानी कि लाल। और एक ग्रीन था हरा। और एक था ब्लैक। तो याद रखना इसके अंदर 5 रंग, नीला पीला हरा लाल काला रंग का झंडा किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो याद रखना किसने बनाया था, मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया था। इस झंडे के बीच में जो अंकन था वो सूर्य का अंकन था। किसकी आकृति थी, सूर्य की आकृति इसके अंदर लगी हुई थी, लगी हुई थी। और याद रखना इसके अंदर क्या लगा हुआ था, सूर्य की आकृति लगी हुई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना इस वंशज के जो लोग थे, याद रखना इस वंशज वाले जो शासक थे, कछवा राजवंश के शासकों को क्या बोला जाता था, रघुवंश तिलक बोला जाता है। आमेर शिलालेख के बारे में अपने पढ़ेंगे कभी जब डिटेल्ड क्लास करेंगे, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि किसके अंदर बोला गया है। तो ये जो रघुवंश तिलक नाम की बात मिलती है, रघुवंश तिलक नाम है कि ये तो रघुवंश तिलक है। रघुवंश मतलब रामचंद्र। रघुवंश तिलक की जो बात मिलती है ये आमेर शिलालेख के अंदर मिलती है। किसमें मिलती है, आमेर शिलालेख के अंदर मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका जो झंडा था, राज चिन्ह था। यहाँ के राज चिन्ह में सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र लगा हुआ था। तो याद रखना कि राधा गोविंद का चित्र क्यों लगा हुआ था। देखिए जो कि जयपुर वाला राजवंश था, ये स्वयं को गोविंद देव जी है वो इनके कुल देवता के रूप में थे। जिस प्रकार बीकानेर के शासकों के लक्ष्मी नारायण जी, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता या इष्ट देवता कौन थे, एकलिंग नाथ जी, उसी प्रकार जयपुर वाले किसको मानते थे, गोविंद देव जी को। तो राज चिन्ह में सबसे ऊपर ये मानते थे किसको, गोविंद देव जी का चित्र लगा हुआ है। नीचे राज्य का मूल मंत्र लिखा हुआ था, और वो मूल मंत्र कैसा था, यतो धर्मस्ततो जय, जिसका अर्थ क्या होता है कि जहां धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है। कि जहां धर्म है वहां क्या होती है, जय है। यत्तो धर्मस्थ तो जय, किन के झंडे में, या मैं बोलूं किन के राज था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार का संबंध किससे है, मेवाड़ वालों से। तो इनके क्या लिखा हुआ था, ये तो धर्मस्थ तो जय, सबसे ऊपर राधा का चित्र था। ढूंढाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में मीणाओं का राज था। ढूंढाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में किन का राज था, मीणाओं का राज था। और मीणाओं को हराकर बड़ गुजरों ने, मीणाओं को किसने हराया था, बड़ गुजरों ने हराया था। इंपॉर्टेंट है, मीणाओं को हराकर बड़ गुजरों ने अपना राज्य स्थापित किया, दौसा को राजधानी। तो बड़ गुजरों ने क्या किया, देखिए देखिए ये जो ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है ना, यहाँ एक नदी बहती थी, ढूंढ नदी। कौन सी थी, ढूंढ नदी। और ये जो ढूंढ नदी है ना, इस क्षेत्र को, इसके जो क्षेत्र था इर्द गिर्द बसा हुआ, तो उस क्षेत्र को क्या बोला गया, ढूंढाड़ क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया, ढूंढाड़ क्षेत्र बोला गया। आगे बात समझ में,
इस ढूंढाड़ क्षेत्र के ऊपर प्रारंभ में किन का राज था? मीणाओं का राज था। कौन रहते थे यहाँ? मीणाओं का। मीणाओं के बाद में मीणाओं को हरा दिया किसने? बड़गुजरों ने। बड़गुजर आए और बड़गुजरों ने जो राजधानी बनाई थी, वो राजधानी बनाई गई थी बड़गुजरों की राजधानी, तो याद रखना दौसा। मीणाओं की राजधानी क्या बनी थी? दौसा बनी थी, तो याद रखना। अब चलते हैं आगे। इनकी जो कुल देवी है, इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? जमुआए माता है। इनकी कुल देवी कौन सी है भाई? जमुआए माता है। इनकी कुल देवी कौन सी है? जमुआए माता है। इनकी जो इष्ट देवी है वो है शीतला माता, सॉरी शिला माता। कौन सी है? शिला माता। इनके कुल देवता है गोविंद देव जी, मैंने बता दिया। इनके राजधानियों का जो क्रम है, तो सबसे पहले दौसा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। तो याद रखना दौसा, रामगढ़, आमेर और जयपुर। इनका जो संस्थापक था उसका नाम था दुल्ले राय। दुल्ले राय का जो बचपन का नाम मिलता है वो हमें मिलता है तेजकर्ण। दुल्ले राय को एक अन्य नाम भी दिया जाता है और वो नाम कौन सा है? तेजकर्ण। कौन सा है? तेजकर्ण है। इनके जो सिक्के थे वो थे झाड़शाही, इनकी हमने बात कर ही ली है। तो कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता माता है या शीला देवी है, और कुल देवता गोविंद देव जी है। और राजधानियों का क्रम सबसे पहले दौसा, दौसा के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद आमेर, आमेर के बाद में जयपुर। इनके जो संस्थापक थे वो थे दुल्हे राय, और सिक्के जो है वो कौन से है? झाड़शाही है। दुल्हे राय की बात कर लें, जो अपने दुल्हे राय है उनकी बात कर लें, तो याद रखना कि दुल्हे राय 1137 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं? नींव डालते हैं इस वर्ष की। तो देखिए बचपन का जो नाम है वो क्या होगा? इनके इनके बचपन का जो नाम है, एक तो नाम मिलता है है इनका ढोला। तो याद रखना दुल्हे राय का बचपन का नाम क्या है? ढोला नाम है। दुल्हे राय का बचपन का नाम ढोला। कहते हैं कि दुल्हे राय ने ग्वालियर से आकर दौसा के मीणा व बड़गुजरों को हराया था, और पराजित करने का जो समयकाल रहा था वो था 1137। तो याद रखना ढूंढाड़ में नवीन राज्य की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी, और कछवा राजवंश की क्या डाल दी? इसने नींव डाल दी थी। ठीक है जी। दुल्हे राय ने 1137 में ढूंढाड़ प्रदेश में कछवा वंश की क्या डाली? नींव डाली। और दुल्हे राय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है। तो कछवा राजवंश की पहली राजधानी दौसा हो गई। कौन सी होगी? दौसा। और दुल्हे राय ने रामगढ़ कस्बा भी बसाया था। कौन सा कस्बा? रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कस्बे में ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो याद रखना जो आज के दिन क्या कहलाता है? जमुआ रामगढ़। तो ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़। तो याद रखना ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? बहुत बड़ा नान होता है यहाँ, यहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है। तो याद रखना इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। तो याद रखना कुल देवी जो है इनकी जमुआई माता का इसने क्या किया? मंदिर बनवाया था। दुल्हे ने दौसा को राजधानी बनाया, मीना और बड़गुजरों को हराया इसने, और उसके बाद में बात कर ले क्या बसाया? रामगढ़ नामक स्थान जो पड़ता है जयपुर के अंदर वो बसाया, जिसे जमुआ राम नाम से जाना जाता है, क्योंकि बसाया। और इनकी कुल देवी जमुआई माता है, तो उनका नाम पहले दे दिया, तो जमुआ रामगढ़ पड़ गया। और जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। और इनकी कुल देवी है जमुआई माता, और इस जमुआई माता का जो मंदिर है वो जयपुर में मिलेगा। और जयपुर में मिलेगा तो इसका जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? तेजकर्ण ने। तेजकर्ण मतलब राय। किसने बनवाया था? तेजकर्ण ने बनवाया था। अब बात कर लेते हैं कि इनकी एक रानी थी और उस रानी का नाम है मारुनी। मारुनी जो नाम से भी जानी जाती है, और इनका जो विवाह हुआ था दुल्हे राय के साथ हुआ था। और मारुनी की कुख से एक पुत्र ने जन्म लिया, और उस पुत्र का नाम था कोकिल देव। इंपॉर्टेंट है। कोकिल देव किसका पुत्र था? दुल्हे राय का, जो कि मारुनी की कोख से जन्म लेता है। और 1170 ईस्वी में ही मीणाओं के ही आक्रमण के दौरान दुल्हे राय मारा गया था। इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मीणाओं के आक्रमण के कारण दुल्हे राय क्या है? मारा गया था। मीणाओं ने क्या? मौत के घाट उतार दिया था। तो आगे जो शासक बना
उस बंदे का नाम क्या है, आगे जो शासक बनेगा वो कौन सा है, कोकिल देव। आगे जो शासक बनेगा वो कौन सा है, कोकिल देव, 1207 ईस्वी के अंदर। कहते हैं कि दुल्ले राय के बाद में इनका पुत्र है कौन, इनका पुत्र है कौन, जिसका नाम है कोकिल देव। कोकिल देव 1207 ईस्वी में शासक बनता है। और 1207 ईस्वी में जब ये शासक बनता है तो ये क्या करता है भाई, ये कोकिल देव जो है ये क्या करता है कि आमेर को ढूंढाड़ की राजधानी बना देता है। तो याद रखना, ढूंढाड़ क्षेत्र की या कछवा राजवंश की जो आमेर राजधानी बनाई थी, नहीं धैना कौन सी है वो, कौन सी है वो आमेर राजधानी किसने बनाई थी, कोकिल देव ने। तो सबसे पहले दौसा, दौसा को राजधानी बनाया। और दौसा को राजधानी बनाया गया था कब, 1170 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा, दुल्हे राय के द्वारा, दुल्ले राय के द्वारा। दौसा के बाद में जो राजधानी बनी थी वो कौन सी थी, आमेर। कौन सी बनी थी, आमेर बनी थी। और आमेर बनी थी वो कब बनी थी, 1207 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। ठीक है। और आमेर जो है वो 1727 तक राजधानी रही थी। आमेर 1727 तक राजधानी रही थी। तो याद रखना, आमेर के बाद में जो राजधानी बनेगी वो बनेगी साहब जयपुर। जयपुर जो राजधानी रही थी वो 1727 से राजधानी रही थी। ठीक है। तो 1727 से लेकर 1900 अपने बात कर लेते हैं कि बाद में जब तक राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हुआ तब तक क्या है, अपने जयपुर राजधानी रही थी। वो अपने बात उसके बाद में क्या है, वो राजस्थान की राजधानी हो गई। तो याद रखना 1727 में जयपुर राजधानी बना था। और ये क्रम याद रखना, 1170 दौसा, 1207 अजमेर और 1727 जयपुर, सवाई राजा जय सिंह के समय। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के शासक थे और उस शासक का नाम था भट्टो मीणा को पराजित किया और आमेर को ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी। आमेर 1727 तक क्या रही थी, ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी रही थी और 1727 में जयपुर राजधानी होगी। कोकिल देव ने अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप थोड़ा सा पढ़ ही लेना ना। क्रमशः कछवा वंश में कुछ व्यक्ति थे, एक का नाम था नरु और एक का नाम था शेखा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरु और एक व्यक्ति था उसका नाम था शेखा। क्या नाम था, शेखा। ये जो नरु था ना, इसने कछवा वंश की एक शाखा है और उस शाखा का नाम है नरुका शाखा। कौन सी शाखा है, नरुका शाखा। कौन सी है, नरुका शाखा। उस नरुका शाखा का संस्थापक है, वो कौन बना था, वो कौन बना था, कौन बना था रे, कौन बना था, नरुका शाखा का नरु बना था। और शेखा ने क्या चलाया, शेखावत। शेखा के जो वंशज कहलाए थे वो कहलाए थे शेखावत। इसने शेखावटी बसाया था। कौन सा, शेखावटी। कछवा वंश के ही नरु व शेखा नामक देव के समय नरुका शाखा पूर्वी आमेर में स्थित है वो, और शेखावटी शाखा की स्थापना की थी। नरु ने नरुका और शेखावटी शेखा द्वारा। ठीक है। तो याद रखना, शेखा कछवा जो था उसकी बात करें तो शेखा कछवा की जो आपको छतरी मिलेगी, जो छतरी मिलेगी वो आपको झुंझुनू में मिलेगी। और झुंझुनू के अंदर एक तहसील पड़ती है और तहसील का नाम है नवलगढ़। कौन सी तहसील है, नवलगढ़। और नवलगढ़ में ही एक गांव पड़ता है, वहां पर क्या शेखा कछवा की छतरी है। तो प्रश्न आपके सामने लिख सकता हूं, शेखा कछवा की छतरी। कछवा की छतरी। तो याद रखना, शेखा कछवा की जो छतरी थी वो कहाँ थी भाई, जिला झुंझुनू, तहसील नवलगढ़,
वह परसारामपुरा गांव में स्थित है। परसा रामपुरा में स्थित है। आगे बात समझो, ठीक है। तो ये याद रखना, जिला झुंझुनू, तहसील नवलगढ़ और गांव पता है परसारामपुरा। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? परसारामपुरा गांव के अंदर शेखा कछुआ की क्या है? छतरी बनी हुई है। आगे बात समझ में। अब आगे जो शासक बनेगा उसका नाम है रामदेव या राजदेव। रामदेव की बात कर ले तो रामदेव जो था उसकी बात करें, रामदेव जो था उसकी बात करें, उसे राजदेव के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव ने एक बड़ा ही अच्छा कार्य करवाया, कदली महल का निर्माण करवाया था। कदली महल, इस कदली महल की विशेषता क्या है? वंश के शासकों का राज तिलक इसी महल में होता था। कच्छों वंश के शासकों का जो राज तिलक है वो इसी महल के अंदर होता था। और इस महल का जो निर्माण है वो 1237 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1237 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। आगे बात समझ में। अब राजदेव या रामदेव के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है पृथ्वीराज कछुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समकालीन मेवाड़ शासक, मेवाड़, क्योंकि इस राणा सांगा की जो पुत्री थी उसके साथ क्या हुआ था? इसका विवाह हुआ था। और इनकी एक पत्नी थी बालाबाई जो कि राव लुणकरण की पुत्री थी, उसके साथ भी क्या है? इनका विवाह हुआ था। तो इनकी दो पत्नियां थी, एक तो राणा सांगा की बहन और इनकी राव लुणकरण की क्या थी? पुत्री थी, उसके साथ क्या हुआ था? उनका विवाह हुआ था। अब देखिए कि पृथ्वीराज कछुआ सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो किससे था? राणा सांगा से प्रभावित। ये विष्णु भगत था। क्या था? विष्णु भगत था। कहते हैं कि इसने अपने पुत्र का नाम सांगा रख दिया था राणा सांगा से प्रभावित होकर। तो याद रखना, इसने अपने पुत्र का नाम जो है वो सांगा रख दिया था। और इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपने पुत्र के नाम पर ही, राणा सांगा के नाम पर ही, इसके नाम पर ही एक कस्बा पड़ता है जयपुर के अंदर जिसका नाम है सांगानेर। सांगानेर कस्बा भी इसने बसाया था। तो याद रखना, सांगानेर। सांगानेर इसने क्या बसाया? सांगानेर। पृथ्वीराज कछुआ ने राणा सांगा की बहन के साथ क्या किया था? विवाह किया था। बीकानेर के राव लूणकरण की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम है बालाबाई। राणा सांगा की बहन से विवाह किया, राव लूणकरण की पुत्री जिसका नाम था बालाबाई, उससे इसने क्या किया था? विवाह किया था। और बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आमेर की मीरा किसे कहा कहते हैं? को कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगत थी। कैसी थी? कृष्ण भगत थी। और बालाबाई ने विवाह से पूर्व संत पहयारी दास कृष्णदास, संत पहयारी कृष्णदास से वैष्णव दीक्षा ली थी। तो याद रखना कि इसके जो गुरु थे बालाबाई के, वो थे पहयारी कृष्णदास। कौन थे? पहयारी कृष्णदास थे, ठीक है। और पहयारी कृष्णदास थे। तो इसी कारण पृथ्वीराज कछुआ के समय जयपुर में एक जगह पड़ती है और उस जयपुर में इस जगह का नाम कौन सा है? तो गलता जी।
होती है गलता जी, और जिसे कहा जाता है मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गलता जी में कृष्णदास भयारी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई थी। तो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक जो थे अपने कौन थे, कृष्णदास पहयारी द्वारा क्या यहाँ पर पीठ स्थापित की गई थी। लेकिन रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी थे, लेकिन उसकी पीठ जो राजस्थान में स्थापित है तो कहीं वो कौन, कहाँ पर है, कहाँ पर है, अपने जयपुर के गलता जी के अंदर। रामानंदी संप्रदाय तो है जयपुर के गलता जी में, लेकिन रामसनेही संप्रदाय है कहाँ पर, अपने भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वहां है। तो जयपुर के कछवा वंश के शासक पृथ्वीराज कछवा के समय गलता जी के अंदर क्या है, रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई। और ये जो पीठ स्थापित की कृष्णदास पहयारी ने, और कृष्णदास पहयारी बालाबाई के क्या थे, गुरु थे, क्योंकि इनसे बालाबाई ने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, पृथ्वीराज कछवा 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट है, खानवा के युद्ध में किसने सहायता की थी जयपुर की तरफ से, पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज कछवा के जो पुत्रों की संख्या थी वो याद रखना 12 पुत्र थे। कितने थे, अब 12 पुत्रों में क्या आगे चलकर उत्तराधिकारी संघर्ष न हो, क्या ना हो, संघर्ष न हो, उस संघर्ष को कम करने के लिए, उस संघर्ष को खत्म करने के लिए, जो उसे आशंका हो रही थी कि आगे चलकर ये लड़ेंगे, तो उसको खत्म करने के लिए इन 12 पुत्रों के लिए क्या है, जयपुर के जो 12 क्या है टुकड़े, यानी कि 12 हिस्से कर दिए अपनी रियासत के। और उस क्या है 12 इनके लिए, इनके ये 12 कोटड़ी, यानी कि अलग अलग जगह बनवा दी, 12 कोटड़ियां बनवा दी थी, अलग अलग कोटड़ियां बनवाई थी, और 12 कोटड़ियां बनवाई थी, और 12 पुत्रों के अंदर क्या विभाजित की थी, क्या है कि आगे चलकर ये जगह को लेकर लड़े, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, पृथ्वीराज कछवा। और बालाबाई का एक पुत्र था, और जो कि कौन था, पूर्णमल को आमेर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, और आमेर का राजा। देखिए बालाबाई जो थी ना, वो क्या है, बड़ी प्रेम करती थी, और बालाबाई से पृथ्वीराज कछवा भी बड़ा प्रेम करता था। उस बालाबाई के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, वो था कौन सा, कौन सा था, पूर्णमल था। कौन था, पूर्णमल था, ठीक है। भीमदेव, अब पूर्णमल की हत्या कर पूर्णमल को क्या है, पूर्णमल को क्या है, इसने क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए पृथ्वीराज कछवा का एक बड़ा पुत्र था, उसका नाम था भीमदेव, जो कि नाराज हो गया, और उसने पूर्णमल को 1233 में पराजित करके आमेर की गद्दी हासिल कर ली थी। तो पूर्णमल के बाद में शासक कौन बना, भीमदेव। अब बात कर लेते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह भीमदेव के बाद में उसका अयासी पुत्र था, इंपॉर्टेंट है, अयासी पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये इंद्रियों में व्यस्त, सीधी सी बात है कि छांटा लगा लेता है ये। छांटा लगाने के बाद में क्या, मस्त भाई साहब, कुछ भी हो, आना जाना बंद, किसी पे अटैक नहीं करना, बस खाओ पियो मौज करो मित्रों, पर दिल पर किसी ने दुखायो ना, ऐसा बंदा था रतन सिंह। यानी कि टाइप का बंदा था, एडवाइजर साथ में रखता था, ठीक है। तो याद रखना, भीमदेव के बाद उसका अयासी पुत्र रतन सिंह आमेर का शासक बनता है, आमेर का स्वामी बन गया, जो कि अयास टाइप का व्यक्ति था, जो आमेर की गद्दी को लेकर राज्य विस्तार का तो कभी उसने सोचा ही नहीं कि इसकी सीमा रेखा को और बढ़ाया जाए और कोई इनोवेशन किया जाए, बढ़िया काम किया जाए, कभी नहीं सोचा रतन सिंह ने। कहते हैं कि इसके समकालीन जो दिल्ली का सम्राट था वो था सूरवंश का शेरशाह सूरी। क्या नाम था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपनी दासता स्वीकार करने के लिए इसे बाध्य कर दिया था, तो इसने क्या है, अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। तो जयपुर का वह राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन सा था, रतन सिंह था। कौन सा था, रतन सिंह था। अच्छा, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह था, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
अब बात कर लेते हैं कि इसके चाचा किसके चाचा, रतन सिंह के चाचा। रतन सिंह का एक चाचा था और उसका नाम था सांगा कछुआ, जो कि पृथ्वीराज कछुआ का क्या था, पुत्र था। तो सांगा कछुआ ने जेत सिंह के सहयोग से, सांगा कछुआ ने जेत सिंह के सहयोग से सांगानेर व मोजमाबाद को जीतकर स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी थी। तो याद रखना। और बारमल के बहकावे में आकर आस्करण, आस्करण कौन था, आस्करण रतन सिंह का भाई। रतन सिंह का भाई आस्करण ने रतन सिंह को विष दे दिया था। तो याद रखना, विष देकर मार डाला और स्वयं 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 आमेर का राजा बन गया। क्या कर दिया, स्वयं आमेर का राजा बन गया। अब बारमल के बहकावे में आ गया कौन, आस्करण। आस्करण ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, खुद क्या बैठ गया गद्दी पर, कौन बैठ गया, आस्करण। अब आस्करण जब गद्दी पर बैठा तो सभी सरदार को इकट्ठा कर लिया, किस व्यक्ति ने, बारमल ने इकट्ठा किया कि अरे देखो रे, अपने भाई को मार दिया, बड़ा हथियार है ये तो, अरे अपने भाई को मार दिया, ये तो बहुत बड़ा हथियारा है, इस हथियारे व्यक्ति को ये गद्दी कभी भी रास नहीं आएगी, याद रखना। ये जनता को मार देगा, ये मंत्रियों को मार देगा, अपने भाई को नहीं बख्शा। तो ऐसा कहकर आस्करण को क्या है, गद्दी से अपदस्थ कर दिया। अब सरदारों ने कहा शासक कौन बनेगा, तो बारमल ने कहा हम हैं तो कोई गम नहीं है। तो ये किसने बात कह दी, बारमल ने कह दी। और आगे जो शासक बना उसका नाम था बारमल। बारमल ने आस्करण को अपने भाई का हथियारा बता दिया और सिंहासन से 1547 में हटाकर स्वयं क्या बन गया, आमेर का शासक बन गया और शासक बना आगे बारमल। बारमल का एक अन्य नाम मिलता है, वो कौन सा है, बिहारी मल। कौन सा है, बिहारी मल। इसका जो समकालीन शासक था वो कौन सा था, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन, था अकबर का समकालीन भगवंत दास। और इसका एक पोता होगा, उसका नाम है मान सिंह, जिसे अपने कहते हैं मिर्जा राजा मान सिंह या मान सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। जब बारमल शासक बना था तो बारमल की आयु सिर्फ 50 साल थी। कितनी थी, छोटी सी उम्र में क्या बन गया था, ये शासक बन गया था। ज्यादा उम्र नहीं ली थी इसने, 50 साल की उम्र में शासक बन गया था, ज्यादा उम्र का नहीं था। 50 साल की उम्र में जब ये शासक बना तो उसमें राजधानी क्या थी, आमेर। तो आमेर का राजा बन गया। कहते हैं कि बारमल क्या है, बड़ा इच्छुक था कि मैं मिलके आऊं सम्राट से, सम्राट किसे, अकबर से मिलूं। इसका बड़ी इच्छा थी कि अपने अकबर के साथ क्या करते हैं, अपने सौहार्द पूर्वक क्या होने चाहिए, अपने टर्म्स होने चाहिए, यानी कि अपने जो उसके साथ जितने भी व्यवहार है क्या होने चाहिए, सौहार्द पूर्वक, यानी कि अच्छे होने चाहिए। तो इसने मिलने का क्या किया, प्रयास किया, कुछ समय प्रयास किया। फिर इसे एक व्यक्ति मिला और जो कि अकबर के पास रहता था और उस व्यक्ति का नाम था मजनू खां। क्या नाम था, मजनू खां। और मजनू खां की मदद से ये सर्वप्रथम दिसंबर 1556 में अकबर से मिलता है और स्पेशल अकबर से मिलने ये दिल्ली जाता है। तो याद रखना, दिल्ली में मिला। इस अवसर पर क्या किया कि बारमल ने क्या किया कि एक बिल्कुल ऐसे कंट्रोल से बाहर था एक हाथी उनके पास, उसको क्या किया था इसने, बिल्कुल कंट्रोल किया था। तो उससे क्या हो गया, कौन प्रभावित, अकबर प्रभावित हो गया था। तो याद रखना इन चीजों को। तो सर्वप्रथम जो मुलाकात 56 में दिल्ली में मिला था के साथ में, और नियंत्रण मस्त हाथी को काबू, अनियंत्रण मस्त हाथी को, अनियंत्रित मस्त हाथी को काबूल करके सम्राट को क्या है इसने प्रभावित किया था। फिर क्या है कि एक बार इसके अकबर के कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और इसने क्या किया कि ये जियारत करने आता था, कहाँ जियारत करने, कहाँ आता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। तो जब ये जियारत करने आ रहा था तो इससे पता चला कि जो ये अकबर है ये जियारत करने आ रहा है और इसका जो रास्ता है ये सांगानेर से होकर गुजरेगा। तो सांगानेर से होकर गुजरेगा तो इसने मिलने की इच्छा जताई। अब मिलवाए कौन, मिलवाए कौन, तो इसे मिलवाने के लिए फिर से क्या आ गया, मजनू खां। तो याद रखना 1262 में
प्रथम बार जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु अजमेर की ओर जा रहा था अकबर, तो बारमल ने रास्ते में अकबर से मुलाकात की। वह अकबर व बारमल की सांगानेर में मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी? सांगानेर के अंदर मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी? सांगानेर के अंदर मुलाकात हुई थी। ढूंढाड़ क्षेत्र में सांगानेर नामक कस्बे में चंगताई खां, कौन सा था? अच्छा, मजनू खां का नाम है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना, करेक्शन में मजनू खां पहले बोला गया था। मजनू खां तो दिल्ली वाला ना, तो दिल्ली में जो वार्ता करवाई थी वो मजनू खां, ये मैंने आपको बता दिया था। मजनू खां, इसने वार्ता कहाँ करवाई इसकी? दिल्ली में। दिल्ली में जो मिलने का कार्य करवाया वो मजनू खां ने करवाया। लेकिन जब सांगानेर में पहली मुलाकात होती है तो वो कार्य करता है चंगताई खां। कौन कार्य करता है? चंगताई खां करता है। तो याद रखना कि ढूंढाड़ क्षेत्र के सांगानेर में, सांगानेर नामक कस्बे में चंगताई खां की मदद से बारमल ने अकबर से 20 जनवरी 1562 ईस्वी में क्या कर ली थी? मुलाकात की थी। और इसी दिन क्या कर ली थी इसने? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो याद रखना 20 जनवरी 1562 ईस्वी। सन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और ये अकबर की अधीनता कहाँ स्वीकार की थी? तो याद रखना ये अकबर की अधीनता स्वीकार की थी सांगानेर के अंदर। सांगानेर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि अधीनता स्वीकार सांगानेर में की थी 20 फरवरी अपने 20 जनवरी 1562 को। लेकिन इसकी पहली मुलाकात मजनू खान ने 1556 के अंदर करवाई थी। इंपॉर्टेंट है। और उसकी अर्ज हुई, तो याद रखना अधीनता स्वीकार की आने की अर्ज हुई तो बादशाह ने फरमान जारी किया कि जयमल का आना किसी की गिनती में नहीं है, हमारे आने की एक बड़ी इनायत समझकर रूप सिंह खुद हाजिर हो। तो यह हुक्म सुनते ही रूप सिंह खुद हाजिर हुआ था। तो याद रखना इसका एक चाचा था जिसका नाम क्या था? रूप सिंह था। उसको भी क्या है इसने मुलाकात की थी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, तो अपने बारमल की बात कर रहे हैं। बादशाह ने याद रखना आमेर के बारमल की, ये दो लाइनें अलग है, कोई बात नहीं। तो याद रखना कि आमेर का बारमल राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो याद रखना मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला राजवंश कौन सा था? कछवाहा राजवंश था। तो याद रखना ये अपने राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर प्रश्न आया हुआ था। ठीक है। और मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताना का पहला राजवंश कौन सा है भाई? कछवाहा राजवंश। ठीक है जी। अकबर के साथ विवाह किया था किसका? अकबर वेड्स हरखा बाई। हरखा बाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधा उसकी उपाधि थी। इस हरकाबाई की कोख से मान सिंह इस हरकाबाई की कोख से सलीम नामक एक पुत्र का जन्म होता है, जो अपनी माता को क्या नाम देता है? मरियम उस्मानी नाम देता है। क्या देता है? मरियम उस्मानी नाम देता है। मरियम जो कहता था वो अकबर कहता था, लेकिन मरियम उस्मानी जोधाबाई को कौन कहता था? तो याद रखना वो कहता था कौन? जहांगीर कहता था। तो याद रखना देखिए मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला था ये। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताना का पहला राजवंश कौन सा था? कछवाहा राजवंश था। ठीक है। 1262 में बारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई का विवाह किया, और ये जो विवाह किया ये किया था सांभर के अंदर।
तो याद रखना अधीनता स्वीकार कहाँ की थी, सांगानेर के अंदर 20 जनवरी 1562 ईस्वी के अंदर। लेकिन 16 दिन बाद यानी कि 6 फरवरी 1562 ईस्वी को क्या किया इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया, अकबर के साथ में कर दिया। और अकबर के साथ में किया, यह किसी राजपूत शासक का किसी मुगल सम्राट के साथ पहला क्या है वैवाहिक संबंध था। तो याद रखना जोधाबाई जो है इसे हरकाबाई भी बोला जाता है, जोधाबाई है। इसके एक पुत्र हुआ था, उसको कहा जाता था सलीम कहा जाता था। ये सलीम जो है ये अपनी माँ को मरियम उस्मानी कहता था। याद रखना इसने मरियम उस्मानी नाम दिया था, इसने मरियम उस्मानी नाम दिया था। तो याद रखना इसने क्या किया, क्या नाम दिया, मरियम उस्मानी नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है, मरियम जो है, मरियम अकबर कहता था इसे, मरियम अकबर कहता था। ठीक है, कौन कहता था, मरियम अकबर कहता था। आगे चलते हैं। जहांगीर ने अपनी माता जोधाबाई या हरखाबाई को मरियम उस्मानी नाम दिया, ये अपने बात कर ली है। और वैवाहिक संबंध के बाद अकबर ने बारमल को 5000 का मनसब दिया था। कितने हजार का मनसबदार बनाया भाई, 5000 का। तो मनसबदार बनाया था इसे जहांगीर, सॉरी अपना अकबर ने बारमल को कितने हजार का मनसबदार बनाया था, अकबर ने बारमल को 5000 का मनसबदार बनाया था। और क्या किया इसने, इसने राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि नहीं, इसने दी थी साहब अपनी, कौन सी दी थी, तो याद रखना अमीर उल उमरा राजा, ये की बात है। इसने अकबर ने राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी, बारमल को। तो याद रखना अकबर ने दी थी। अमीर उल उमरा की जो उपाधि दी गई थी, किसने दी थी, अकबर ने दी थी। तो ये जो उपाधि है, ये जो है वो क्या है कि सर्वोच्च, उस समय का सर्वोच्च पद था ये अमीर उल उमरा। कोई भी व्यक्ति आकांक्षा नहीं करता था कि मुझे अमीर उल उमरा जैसी उपाधि मिल जाएगी। तो ऐसा जो सौभाग्य प्राप्त किया अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त करने का, वो ने किया था। और 1568 की बात कर लेते हैं। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के समय अकबर का साथ बारमल ने दिया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया था, जिसे अपने कहते हैं ना चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो याद रखना इस समय जो साथ दिया था वो दिया था बारमल ने। 1570 के अंदर जब नागौर दरबार लगता है, तो याद रखना 1570 ईस्वी नागौर दरबार भरा था किसका, अकबर का। बारमल के दिमाग की उपज, बारमल के दिमाग की उपज थी। 1570 का जो नागौर दरबार था ना, वो बारमल के दिमाग की उपज। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पढ़ते हैं आगे। बारमल के कहने पर अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था, इंपॉर्टेंट है। और बारमल की जो मृत्यु है वो 17 जनवरी 1574 ईस्वी को हो गई थी। बारमल ने दौसा के निकट लवाण नामक एक कस्बा भी बसाया था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना भाई। अब बारमल के बाद में उसका पुत्र है जिसे कहते हैं भगवंत दास या भगवान दास, शासक बना था। बारमल के बाद में कौन बना था? भगवंत दास या फिर बारमल, क्या अपने बारमल के बाद में भगवंत दास या फिर भगवान दास शासक बना था, जो कि 1574 से 1589। इसका एक पुत्र था, जिसका नाम है मान सिंह प्रथम। क्या नाम है? मान सिंह प्रथम। ठीक है, आगे आगे बात समझ में। भगवान दास 28 जनवरी 1574 को आमेर की गद्दी पर बैठता है। सम्राट अकबर क्या करता है, इसे 5000 का मनसब देता है और राज्य का टिक्का भी भिजवाया उसने, और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। तो याद रखना, भगवान दास को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। भगवान दास की एक पुत्री थी, भगवान दास की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई, जिसे बोलते हैं मनभावती या सुल्तान निसा कहा जाता है। मानबाई किसकी पुत्री थी? किसकी? तो याद रखना, इस किसकी पुत्री थी? मानबाई मान सिंह की बहन थी। भगवान दास या भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। और इसका नाम था क्या? मनवती बाई या अपने मनभावती या सुल्तान निसा। का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से कर दिया। अकबर के पुत्र सलीम से इसका विवाह हो गया। तो याद रखना, देखिए, मानबाई का विवाह सलीम के साथ में, लेकिन हरखाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ में हुआ था। देखिए, जहांगीर के साथ 13 फरवरी 1585 ईस्वी को किया गया। इसके साथ, जहांगीर के साथ इसका विवाह क्या किया गया? इसका साथ 13 फरवरी 1585 को क्या किया गया था? इसके साथ विवाह किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। देखिए, जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को सुल्तान निसा के नाम से पुकारा था। और इस जहांगीर की पत्नी मानबाई की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया था, और उसका नाम था खुसरो। खुसरो किसका पुत्र था? मानबाई का पुत्र था। किसका पुत्र था? मानबाई का पुत्र था। कहते हैं कि खुसरो ने मुगल बादशाह बनने के लिए, खुसरो ने मुगल बादशाह बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? अभियान छेड़ दिया था, विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में खुसरो का साथ जो दिया था, वो सिखों के 5वें गुरु, और उनका नाम है अर्जुन देव जी, उन्होंने साथ दिया। जब ऐसी बात पता चली कि अर्जुन देव जी साथ दे रहे हैं, तो जहांगीर क्या करता है? उनको पकड़ लेता है, और लाहौर में 1606 में उन्हें फांसी देकर मार देता है। अर्जुन देव जी को 1606 में फांसी दे देता है। और मानबाई ने सलीम की शराब में क्या किया? याद रखना, मानबाई ने सलीम की आदतों से क्या किया? शराब पीने की आदतों से तंग आ गई थी। ये सलीम क्या है? बड़ा नशेड़ी आदमी था। क्या करता था? नशेड़ी आदमी था, छांटा लेता था। तो याद रख लेना, शराब पीता था। ये क्या करता? कभी भांग पी लेता, कभी शराब पी लेता, कभी कुछ कभी कुछ। इन चीजों से क्या आ गई? मानबाई भाई तंग आ गई। क्या आ गई? तंग आ गई। तो अंत में क्या करती है ये? एक दिन जहर वगैरह तो मिला नहीं, वो जहांगीर की कुछ बची हुई अफीम पड़ी थी, इसने क्या ओवरडोज ले ली। जितनी पड़ी थी सारी खा गई ये। जब इसने सारी खा गई, तो 1604 में क्या कर लिया इसने? खुद को क्या कर लिया? मार लिया, यानी कि खुद की आत्महत्या कर ली इसने। क्या कर ली? आत्महत्या भी कर ली थी। किसने? किसने कर ली थी? मानबाई ने कर ली थी। ठीक है, आएगी समझ में। अब उसके बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। क्या नाम है भाई? मिर्जा राजा मान सिंह है जी।
उसके बाद शासक कौन सा है? मिर्जा राजा मानसिंह। ये अपने जो क्लास करेंगे, बाकी जो अपने लगभग 1 घंटे के लगभग क्लास होगी, तो याद रखना इसके बाद में जो करेंगे अपने मिर्जा राजा मानसिंह से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से अच्छे वाले प्रश्न बनते हैं, तो ये अपने प्रश्नोत्तरी समझ लो। कोई डिटेल्ड क्लास वैसे नहीं है जैसे समझाने वाला अपने को, अपने पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब अपने अगर जितनी देर में ये मैंने करवाए हैं ना, जितनी देर में ये मैंने करवाई है, ये 2 क्लास का 3 क्लास 2 क्लास का समय लगता है इसके अंदर, 2 के अंदर भी नहीं होता। क्योंकि अपने टारगेट क्या कर रहे हैं? 4th ग्रेड की भर्ती को कर रहे हैं। क्योंकि समझ लो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन क्लास है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए वन लिनियर क्लास है, और बाकी अपने प्रश्नोत्तरी के अंदर कर लेंगे। बाकी अपने क्या अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि अगली 2 एक क्लास के अंदर अपने इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखते हैं आगे कि नए नए इनोवेशन आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया आया है लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के अंदर शेयर कीजिए। और जल्द ही आपको क्या है 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है, अभी आज ही क्या आपको क्या मिल जाए, सुबह 7 बजे क्या मिल जाए आपको, ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी। यानी कि तुरंत अपने थोड़े समय के बाद आपको ये देखने को मिलेगी, और रेगुलर चलेगी वो क्लासें। बिल्कुल एकदम बिंदास होकर पढ़ना, एकदम शानदार पढ़ाते हैं सर, एकदम पूछो मत। आप एक बार पढ़ के देखना, रूह खुश हो जाएगी। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अपने कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।